सबसे पहले टर्म डिपॉजिट्स, क्या कौन से डिपॉजिट्स होते हैं? टर्म डिपॉजिट्स और दो डिपॉजिट जिनके पीछे एक फिक्स पीरियड आपका फिक्स कर दिया जाता है कि आप इस पीरियड के बाद ही क्या कर सकते हो, जनरली उसमें से अपना पैसा निकलवा सकते हो। दैट इज नोन एज टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, आप कुछ भी उसको बोल सकते हो। तो उसमें सबसे पहले आता है जब आप अपना पैसा जमा कराते हो तो बैंक आपको उसके बदले एक रिसिप्ट प्रोवाइड करता है, जिस रिसिप्ट को कहा जाता है टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। तो जब बैंक आपको टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट प्रोवाइड करेगा, बैंक की ये जिम्मेवारी है जो भी टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट है उसके ऊपर सारी की सारी डिटेल्स इनकलकेट होनी चाहिए। डिटेल्स कैसी कैसी, लाइक डेट ऑफ इशू, पीरियड ऑफ डिपॉजिट, ड्यू डेट, क्या इंटरेस्ट रेट लगने वाला है, उनके होल्डर्स कौन होंगे, इनके जॉइंट होल्डर्स है दोनों के नाम एटसेट्रा, ये सारी चीजें क्या है उस रिसिप्ट के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैं, कस्टमर चाहे वो एक बैंक की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में फ्रीली ट्रांसफर कर सके, उसके ऊपर आपने कोई भी किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है। उसके बाद जब आपकी पैसा मैच्योर हो जाएगा तो उसका डिस्पोजल किस तरीके से किया जाएगा, उसके लिए बैंक ने क्या करना है, कस्टमर से पहले ही उनसे इंस्ट्रक्शन ले लेनी है कि लाइक इसमें इंस्ट्रक्शन में क्या आ सकता है कि जिस दिन मेरी मेच्योरिटी होगी आप क्या करना, मेरा पैसा सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवा देना। दैट इज नोन एज कि आपने एक इंस्ट्रक्शन ले ली। बट इन केस आपने वो इंस्ट्रक्शन नहीं ली है तो बैंक्स को क्या करना है, एडवांस के अंदर, मतलब जब आपकी ड्यू डेट ऑफ मेच्योरिटी आ गई उससे पहले पहले क्या करना है, कस्टमर को बता देना है कि सर आपकी ये एफडी है या आपका टर्म डिपॉजिट है, मैच्योर होने वाला है, आप बता दो इसको किस तरीके से आपने डिस्पोज करना है, आप इसको रिन्यू कराना चाहते हो, आप इसको सेविंग में लेना चाहते हो, इन कैश कराना चाहते हो, या जो भी आपका पर्पस है हमें बता दो। ये हमने करना क्यों है, ताकि कस्टमर सर्विसेज बेटरली प्रोवाइड करी जा सके टू द कस्टमर। उसके बाद कुछ अदर इश्यूज हैं, उसको भी हमने एड्रेस करा है। अदर इश्यूज में सबसे पहले क्या आता है, इन केस देयर इज अ चेंज इन इंटरेस्ट रेट रिगार्डिंग टू द एफडी, रिगार्डिंग टू द टर्म डिपॉजिट्स, तो बैंक्स की जिम्मेवारी है कि आप उस रेट चेंज को क्या करोगे, कस्टमर्स को जल्दी से जल्दी बता दोगे कि सर आपने जो एफडी कराई थी पहले आपको उस पर सपोज 5% इंटरेस्ट मिल रहा था, अब उस पर आपको 4.5 इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो जो भी चेंज होगा, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, आपको क्या करना है, अपने कस्टमर को इन्फॉर्म कर देना है। उसके बाद इन केस बैंक्स ये अलाउ कर रहे हैं कि आप टर्म डिपॉजिट में से प्री मैच्योरिटी विड्रॉल करवा रहे हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, पेनल्टी लगा सकते हो। पेनल्टी की उसके ऊपर प्रोविजन अलाउ करी गई है। पेनल्टी भी बेसिकली क्या होती है कि आपका जो इंटरेस्ट आएगा उसमें से इतना % इंटरेस्ट आपको कट करके मिलेगा, एक्सेट्रा, जो भी आप अपनी पेनल्टीज है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद banks have the discretion to disallow premature withdrawal of a term deposit in respect of bulk deposit of 1 crore and above of all depositors including deposits of individual and HUF। इसमें बेसिकली क्या है, अगर किसी इंडिविजुअल या HUF या कोई भी डिपॉजिटर का जो पैसा है वो 1 करोड़ से ज्यादा एफडी के अंदर पड़ा है, टर्म डिपॉजिट के अंदर पड़ा है, एंड वो अगर प्रीमेच्योर विड्रॉल करना चाहता है, तो बैंक्स को ये परमिशन दे दी गई कि अगर वो चाहें तो इस चीज को अलाउ ना करे, वो इस चीज को रोक सकते हैं। उसके अगेंस्ट आपको कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज ऑन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक कि अगर वो चाहें तो आपको विड्रॉ करके दे सकते हैं, अगर वो चाहें तो आपको विड्रॉ करके नहीं दे सकते, आपको वो चीज अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद बैंक्स को जब पेमेंट करनी है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो उन्हें सारी की सारी प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी है। प्रिकॉशंस में बेसिकली क्या आ जाता है, लाइक कि जितने भी होल्डर्स हैं सबके सिग्नेचर्स लेना। लाइक अगर तो इंडिविजुअल है तो एक ही सिंगल होल्डर है तो ऑब्वियसली एक बंदे के होंगे, बट इनकेस अगर जॉइंट होल्डर्स हैं तो आपको सभी होल्डर्स के सिग्नेचर लेने हैं व्हाइल मेकिंग द पेमेंट। एंड जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रोसीड्स करो तो वो भी उन्हीं के अकाउंट में करोगे जो सारे होल्डर्स हैं। तो इस तरह के जो भी प्रिकॉशंस आप लेने हैं वो सारे के सारे आपने प्रिकॉशंस क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, ओवरड्यू डिपॉजिट्स के केस में जब रिन्यूअल होगा उसके लिए आपने क्या बनानी है, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनानी है। जो आपने ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाओगे वो नॉन डिस्क्रिशनरी होनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए, किसी तरीके से किसी भी डिपॉजिटर के साथ वो भेदभाव ना करती हो। ठीक है। उसके बाद अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं एंड वो बैंक के पास जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो एफडी है उसके अंदर से या तो किसी जॉइंट होल्डर का नाम उड़ा दो या जॉइंट होल्डर का नाम ऐड कर दो, तो वो किया जा सकता है। बट जो उस टर्म डिपॉजिट की अमाउंट होगी या ड्यूरेशन होगी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। बेसिकली अगर इसकी एग्जांपल देखें, सपोज ए और बी थे, ठीक है, उन्होंने एक एफडी कराई फॉर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 5 years, ठीक है, जिसपे इंटरेस्ट मिल रहा था 5%। एंड ए एंड बी अब बैंक के पास जाते हैं, उन्हें बोलते हैं सर बी को निकाल दो बाहर और सी को ऐड कर दो। तो जो न्यू एफडी होगी वो ए और सी के नाम पे हो जाएगी, नाम चेंज हो जाएगा, बट जो उसका टेन्योर है वो 5 years ही रहने वाला है, जो उस पर इंटरेस्ट है वो 5% ही रहने वाला, उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, सपोज किसी पर्सन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जो भी एनफोर्समेंट अथॉरिटी है उन्होंने बोला कि बैंक को कि यार इसके अकाउंट में जो पैसा है ना वो आप फ्रीज कर लो। तो उसके अकाउंट में पैसा हो सकता है टर्म डिपॉजिट में पड़ा हो,
या हो सकता है सेविंग अकाउंट में पड़ा हो। सबसे पहले बात करते हैं अगर उसका पैसा सेविंग अकाउंट के अंदर पड़ा है, सपोज उसका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है, एनफोर्समेंट अथॉरिटी ने बोला जी आप इसका पैसा फ्रीज कर दो। उस केस में क्या होगा, उस अकाउंट जब उसका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, उस अकाउंट में ना पैसा आ सकेगा ना पैसा जा सकेगा, बट बैंक्स उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर सकते हैं फ्रॉम ऑन द रेगुलर बेसिस, जो भी उसका इंटरेस्ट का पीरियड होगा। उसके बाद हम बात करते हैं टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स में। अगर टर्म डिपॉजिट अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं एंड वो मेच्योरिटी की टाइम पे आ चुका है, ठीक है, सपोज एनफोर्समेंट अथॉरिटी ने जो अकाउंट है वो फ्रीज करा फेब के अंदर, मार्च के अंदर उस बंदे की क्या थी, मेच्योरिटी थी, ठीक है। उस केस में पर्सन से जो भी जिस भी बंदे का अकाउंट फ्रीज हुआ है उससे हमने एक रिक्वेस्ट लेटर लेनी है कि वो ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस एफडी को रिन्यू कर दो। रीजन बीइंग, इस एफडी में से पैसा निकाल के आप नहीं दे सकते क्योंकि ये क्या कर दिया गया है, अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। तो या तो आप उससे ले लो रिक्वेस्ट लेटर। इन केस वो बंदा रिक्वेस्ट लेटर नहीं देता है तो आपने क्या करना है, जो पिछली टेन्योर था सेम टर्म्स में सेम इंटरेस्ट पे आपने एफडी को क्या कर देना है, रिन्यू कर देना है, ठीक है। और इस केस में जब आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही को रिन्यू करा है ऑन योर ओन विदाउट द रिक्वेस्ट लेटर, उस केस में आपको नई रिसिप्ट भेजने की कोई जरूरत नहीं है। नो न्यू रिसिप्ट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। एंड जो आपने ये रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट करा है, चाहे आपने रिक्वेस्ट लेटर लेके करा हो चाहे खुद ब खुद करा हो, उसकी डिटेल आपको क्या करनी है, जो भी अब कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसने अकाउंट फ्रीज करवाए हैं उसको आपने वो चीज फॉरवर्ड कर देनी है कि सर इसका टर्म डिपॉजिट का अकाउंट था वो फ्रीज हो गया था एंड हमने क्या कर दिया, उसको दोबारा से रिन्यू कर दिया एंड उसकी ये क्या है, रिसिप्ट है। ओके, उसके बाद बैंक शुड अलाउ मदर्स एज गार्डियंस वाइल नॉट अलाउइंग ओवरड्रॉन बैलेंस, कि जो भी चिल्ड्रंस होंगे उनके केस में जो गार्डियंस है वो फादर के साथ साथ क्या मदर्स भी हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 was amended by Banking Laws Act 1983 by introducing new sections, जिन्होंने कुछ फॉलोइंग मैटर्स के ऊपर क्या करा, कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करी। ये सेक्शंस क्या लेके आए, टू इनेबल अ बैंकिंग कंपनी टू मेक पेमेंट ऑफ द नॉमिनी। बेसिकली ये सेक्शंस ने क्या करा, बैंक्स को ये पावर दे दी कि बैंक्स क्या कर सकते हैं इन केस जो बंदा था उसकी डेथ हो जाती है, उसके अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो पैसा आप क्या कर सकते हो, उसके नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर सपोज वो बंदा था उसका अकाउंट में पैसा पड़ा तो आपने नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया, उस बंदे के पास एक लोकर, उसने बंदे ने बैंक से लोकर फैसिलिटी ले रखी थी, उस लोकर फैसिलिटी के अंदर उसका कुछ आर्टिकल्स पड़े थे, कुछ सामान पड़ा था, कुछ भी हो सकता है, तो बैंक्स को ये पावर दे दी कि आप उसकी एक इन्वेंटरी बनाओ कि उसमें क्या क्या सामान था, आप एंड उसके नॉमिनी को क्या कर दो, फॉरवर्ड कर दो। इस चीज की भी पावर क्या दे दी गई, बैंक्स को प्रोवाइड कर दी गई, ठीक है। उसके बाद इन केस वही सेफ्टी लॉकर में कोई पैसा पड़ा तो आप क्या कर सकते हो, इन्वेंटरी बना के फॉरवर्ड आगे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद since such nomination has to be made in a prescribed manner, the central government framed in consultation with the Reserve Bank of India the Bank Companies Rules 1985, कि बैंकिंग कंपनी 1985 रूल्स आए थे, जो भी नॉमिनेशंस होंगी इन रूल्स के अकॉर्डिंग आपने करवानी है। उसके बाद अकाउंट्स विद सर्वाइवर और नॉमिनी क्लोज, इसमें बेसिकली अगर कोई पर्सन है वो नॉमिनेशन फैसिलिटी का बेनिफिट लेता है एंड उसके अंदर सर्वाइवरशिप क्लोज आता है। सर्वाइवरशिप क्लोज किस किस तरीके का हो सकता है, इधर और सर्वाइवर मतलब एक प्राइमरी होल्डर होगा, एक जॉइंट होल्डर, एक सेकेंडरी होल्डर होगा, दोनों ही उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। और एनीवन और सर्वाइवर दोनों ऑपरेट कर, सॉरी इधर और सर्वाइवर में मतलब या तो फर्स्ट वाला प्राइमरी कर लेगा या जो इन केस उसकी डेथ हो जाती है तो जिसको नॉमिनी होगा वो कर लेगा। एनीवन और सर्वाइवर मतलब कोई भी कर सकता है। फॉर्मर और सर्वाइवर, लेटर ऑफ सर्वाइवर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो उस केस में जो बैंक अकाउंट के अंदर उसका बैलेंस पड़ा है, ठीक है, वो आप क्या कर सकते हो, नॉमिनी को ट्रांसफर कर सकते हो एंड ये बैंक की लायबिलिटी होगी कि आपको क्या करना है, वो पैसा बैंक को उसके नॉमिनी को ट्रांसफर करना है। बट उसके अंदर कुछ कंडीशंस है कि कुछ कंडीशंस को देखते देखते आपने क्या करना है, पैसा ट्रांसफर करना है। सबसे पहले अगर किसी पर्सन ने नॉमिनेशन फैसिलिटी का बेनिफिट लिया है एंड उसके अंदर जो अकाउंट खुला था उसके अंदर सर्वाइवरशिप क्लोज है, तो बैंक्स की ये लायबिलिटी होगी कि जो भी अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस पर्सन के अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है वो उसके नॉमिनी के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कराना है। ये लायबिलिटी किसकी हो जाती है, बैंक की हो जाती है। बट बैंक जब ये कर लेगा, बैंक जब ये कर रहा होगा तो उनको क्या करना है, सबसे पहले तो ड्यू केयर एंड क्वेश्चन करना है ताकि ये कंफर्म करा जा सके कि जो एक्चुअली नॉमिनी खुद को बता रहा है वो ही क्या हो, एक्चुअल नॉमिनी हो। सेकंड, आपने जिस भी पर्सन की डेथ हुई है उसके डेथ के रिगार्डिंग क्या लेने हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लेने हैं। रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसे डेथ सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हो जिससे कंफर्म करा जा सके कि एक्चुअली उस बंदे की डेथ हुई है, कोई जो उसका नॉमिनी है वो फ्रॉडुलेंटली तरीके से पैसा ट्रांसफर कराने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसके बाद हमें यह भी इंश्योर कराना है कि कोर्ट की तरफ से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए, कि कोर्ट आपको मना ना कर रही हो कि आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये उन केसेस में हो सकता है लाइक सपोज देयर आर टू नॉमिनीज, ओके,
एंड दोनों सपोज आपस में भाई हैं, जब पेरेंट्स की डेथ हुई, दोनों के बीच में लड़ाई होगी, आपस में कोर्ट केस चल रहा है, तो उस केस के अंदर क्या कर सकती है कोर्ट, आपको रिस्ट्रेन कर सकती है कि आपने पैसा ट्रांसफर नहीं करना है, आपने पैसा अपने पास होल्ड करके रखना। ओके, उसके बाद ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट, नीड फॉर डिसिप्लिन। बेसिकली जब करंट अकाउंट्स खोले जाने थे, करंट अकाउंट्स के केस के अंदर स्पेशल डिसिप्लिन की जरूरत थी, उसके लिए कुछ स्पेशल गाइडलाइंस लेके आए गए। सबसे पहले उसके अंदर ये गाइडलाइंस लेके आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बैंक्स को बहुत ज्यादा जरूरत थी कि वो क्रेडिट डिसिप्लिन को मेंटेन करें एंड जो उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं जो बढ़ रहे हैं उनको कम से कम रखें। उसके लिए करंट अकाउंट्स के रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस लाई गई। करंट अकाउंट के लिए जो सबसे पहले गाइडलाइंस लाई गई कि जब आप किसी भी पर्सन का करंट अकाउंट खोल रहे हो तो आपने कस्टमर से ये डिक्लेरेशन लेनी है कि उनका किसी और बैंक के साथ कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं चल रही है। इन केस उनकी किसी भी बैंक अकाउंट के साथ क्रेडिट फैसिलिटी चल रही है तो हमने क्या करना है, जो भी दूसरा बैंक होगा उससे एनओसी ऑब्टेन करना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है। जब तक हमें हमारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक हम उस पर्सन के अकाउंट नहीं खोलेंगे। ठीक है, उसके बाद इन केस जो बैंकर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग बैंकर्स हैं, उनसे हमने एनओसी की डिमांड करी बट उन्होंने विद इन अ पीरियड ऑफ फोर्टनाइट आपको रिप्लाई नहीं करा, उस केस में आप क्या कर सकते हो, अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, बेसिकली आपने वेट करना है उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आने का। अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आ जाता है तो वेल एंड गुड है, एंड नहीं आता है एंड एक फोर्टनाइट बीत चुकी है, 14 दिन बीत चुके, तो आप क्या कर सकते हो, अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, इन केस इसके बिना आप अकाउंट खोलते हो तो उसको ये माना जाएगा कि आपने क्या करा है, डाइवर्जन ऑफ फंड्स करी है। डाइवर्जन ऑफ फंड्स करी है तो मतलब आपकी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की आपने वोलेशंस करी है एंड उसके ऊपर जो भी पेनल्टीज आपकी अंडर द एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लगती है वो आपके ऊपर इंपोज करी जा सकती है। ठीक है, इसके अंदर आपको अगर याद होगा, जब हम कंसोर्शियम बैंकिंग या मल्टीपल बैंकिंग डिस्कस कर रहे थे उस टाइम भी हमने ये सेम चीज डिस्कस करी थी कि जब किसी एक बैंक को किसी एक पर्सन का अकाउंट खोलना है एंड वो किसी दूसरे बैंक से कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी ले रहा है तो जो बैंक ने न्यू क्रेडिट फैसिलिटी इशू करनी है उसकी ये जिम्मेवारी होगी कि जो दूसरा बैंक है उससे क्या ले, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करे। सेम चीज करंट अकाउंट के केस में हमने अभी डिस्कस करी है। ठीक है, सो दीज वर द सम प्रोविजंस रिगार्डिंग द टर्म डिपॉजिट्स। इसको हम जल्दी से अभी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा जो भी आप टर्म डिपॉजिट शिफ्ट करो, इशू करोगे, उसके अंदर सारी की सारी डिटेल होनी चाहिए। जो टर्म डिपॉजिट्स है वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में क्या होनी चाहिए, फ्रीली भी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। डिस्पोजल ऑफ डिपॉजिट के केस के अंदर आपको बैंक कस्टमर से एडवांस के अंदर इंस्ट्रक्शन लेनी है। इन केस आपको एडवांस में इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड करी गई है तो आपको क्या करना है, मेच्योरिटी से पहले उनको इंटीमेशन करनी है कि सर आपकी मेच्योरिटी होने वाली है, आप हमें बता दो किस तरीके से डिस्पोज करना है। उसके बाद कुछ अदर इश्यूज भी आपने एड्रेस करने हैं कि जैसे कि इंटरेस्ट रेट अगर चेंज होता है तो किस तरीके से कस्टमर्स को बताया जाएगा। प्रीमेच्योर विड्रॉल के केस में पेनल्टीज अगर लेविएबल होगी वो किस तरीके से होगी। 1 करोड़ या उससे ज्यादा के डिपॉजिट तो उस केस में प्रीमेच्योर विड्रॉल को डिसअलाउ करा जा सकता है। उसके बाद आपने जब पेमेंट करनी है प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके करनी है। आपने इसके रिगार्डिंग एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनानी है। जो आप पॉलिसी बनाओगे वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिशनरी होनी चाहिए एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए। उसके बाद इन केस अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर्स का अकाउंट है एंड वो रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई जॉइंट अकाउंट होल्डर को ऐड कर दो या डिलीट कर दो तो उस रिक्वेस्ट को कंसीडर करा जाएगा, बट जो ओरिजिनल टर्म डिपॉजिट है उसकी टर्म्स के अंदर कोई भी तरीके का चेंज नहीं आने वाला है। उसके बाद अगर किसी भी बंदे का अकाउंट, सेविंग अकाउंट अगर फ्रोज कर दिया जाता है बाय द एनफोर्समेंट अथॉरिटी तो उसके अंदर वो अकाउंट प्रॉपर्ली फ्रोज कर दिया जाएगा, बट बैंक उसके अंदर इंटरेस्ट को क्रेडिट कर सकते हैं। एंड इन केस टर्म डिपॉजिट अकाउंट फ्रोज किया जाता है बाय द एनफोर्समेंट अथॉरिटी तो उसके अंदर दो केस आते हैं कि या तो आप कस्टमर से रिक्वेस्ट लेटर ले लो कि इस एफडी को रिन्यू कर दो। इन केस रिक्वेस्ट लेटर नहीं देता है कस्टमर तो आपको क्या करना है, खुद ब खुद उस एफडी को या टर्म डिपॉजिट को आपने रिन्यू कर देना है टू द ओरिजिनल टर्म एंड उसके आपने क्या करनी है, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट की जो एडवाइस है वो आपको क्या करनी है, कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेज देनी है। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2 सेक्शन लेके आया जिन्होंने बैंक्स को पावर दी कि वो नॉमिनीज को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर बैंक्स के पास कोई आर्टिकल्स पड़े थे तो वो डिसीज पर्सन को दे सकते हैं। सेफ्टी लॉकर में अगर कुछ पैसा पड़ा है तो वो क्या कर सकते हैं, नॉमिनी को दे सकते हैं। उसके बाद जो नॉमिनी अपॉइंट होगा वो कौन से रूल्स के अंदर अपॉइंट होगा, बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स 1985 के प्रोविजंस के अंडर नॉमिनी जो है वो अपॉइंट होगा। उसके बाद अगर किसी पर्सन ने नॉमिनेशन फैसिलिटी का बेनिफिट लिया है एंड उसका अकाउंट सर्वाइवरशिप क्लोज के अंदर खोला गया है तो बैंक्स के ऊपर लायबिलिटी है कि इन केस उस पर्सन की डेथ हो जाती है, वो अकाउंट डिसीज डिपॉजिट अकाउंट हो जाता है तो उसका जितना भी पैसा उसके नॉमिनी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बट ट्रांसफर करने से पहले बैंक्स को इंश्योर करना है कि वो ड्यू केयर एंड क्वेश्चन ले एंड जिस भी पर्सन की डेथ हुई है उसके डेथ के रिगार्डिंग क्या करे, उससे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑब्टेन करे। इन बैंक्स ये भी इंश्योर करें कि कोर्ट उन्हें रोक नहीं रही है, कोर्ट का कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं है ताकि आप क्या नहीं कर सकते, उसको पेमेंट नहीं कर सकते। ये दोनों चीज आप सेटिस्फाई कर देते हो तो आप क्या कर सकते हो, अकाउंट के अंदर पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। फिर हम प्रोविजंस पढ़ रहे हैं विद रिगार्ड टू द करंट अकाउंट। सबसे पहले करंट अकाउंट के केस के अंदर
आपने ये इंश्योर कराना है कि उस पर उसने आपने डिक्लेरेशन लेनी है कस्टमर से कि कस्टमर का किसी और बैंक के साथ कोई दूसरा अकाउंट नहीं है, किसी और बैंक से वो क्रेडिट फैसिलिटी नहीं ले रहा है। इन केस वो क्रेडिट फैसिलिटी ले रहा है तो जो एग्जिस्टिंग बैंकर्स होंगे उनको आपने रिक्वेस्ट करनी है फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इन केस वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देते हैं तो आपको उसका अकाउंट खोलना है। इन केस आप वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं एंड 14 दिन बीत जाते हैं तो आप उसका अकाउंट विदाउट द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी खोल सकते हो। इन केस आप इस प्रोविजन से कंप्लाई करने में फेल होते हो तो ये माना जाएगा कि आपने क्या करा है, डाइवर्जन ऑफ फंड्स करी है एंड आपके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग पेनल्टीज इंपोज करी जा सकती हैं।